हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार। आज कुछ बातें आप बहुत गौर से सुनिएगा। सुनने में बातें शायद आपको किसी जासूसी फिल्म की ओपनिंग सीन की तरह लगें, लेकिन ये बातें बिल्कुल सत्य पर आधारित हैं। देश में एक साथ 6 आतंकवादियों का मॉड्यूल एक्टिव हुआ और अभी खबर यह मिली है कि इन आतंकियों का पाकिस्तान से फाइनल ऑर्डर आ चुका था। कहां ब्लास्ट करना है यह इन्हें बता दिया गया था। आतंकवादियों ने लोकेशन की रेकी तक कर ली थी, बस तारीख तय होना बाकी थी। लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस की पकड़ में आ गए। आतंकवादी पहुंच चुके थे, बम बनाया जा चुका था, लेकिन हिंदुस्तान को बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया गया। हिंदुस्तान को सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट से कैसे बचाया गया? इस ऑपरेशन में बहुत से ऐसे लोग लगे थे जिनका चेहरा कोई नहीं जानता, जो कभी कैमरे पर नहीं आते ना आएंगे। कई एजेंसियां हैं जो खामोशी से महीनों तक काम करती रहती हैं, तब जाकर आतंकवादी पकड़ में आते हैं। आज हम उनकी भी बात करेंगे डिटेल में। 72 घंटों में 3 राज्यों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने मिनट टू मिनट काम किया, एक साथ काम किया। ऑपरेशन 14 सितंबर क्या था, यह कैसे नई दिल्ली से मुंबई और फिर प्रयागराज तक चला, पूरी बात इस रिपोर्ट में। प्रयागराज से कैसे शुरू हुआ ऑपरेशन 14 सितंबर, जिसके टारगेट पर वो आतंकी थे जो भारत में पिछले 30 सालों का सबसे बड़ा आतंकी हमला करने की फिराक में थे, जिनके पीछे मास्टरमाइंड आईएसआई और पाकिस्तान था। ट्रेनिंग ग्राउंड कराची था और इनके निशाने पर भारत के 3 बड़े सूबे थे। प्रयागराज में बम रखा हुआ था, आरडीएक्स से बनाया गया आईईडी था। यूपी एटीएस प्रयागराज पहुंच चुकी थी क्योंकि इंफॉर्मेशन सीधे देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी बॉडी से आ रही थी, यानी नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट, यानी वो जगह जिसके तहत रॉ और आईबी जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और यहां बड़े ऑपरेशन एनएसए अजीत डोवल की लीडरशिप में होते हैं। दिल्ली से इंटेलिजेंस रिपोर्ट यूपी एटीएस को मिली और 14 सितंबर की सुबह से प्रयागराज में ऑपरेशन शुरू हो गया। प्रयागराज में एटीएस की टीम ने वक्त नहीं गंवाया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से उस जगह रेड मारी जहां आईईडी रखा हुआ था। इस रेड की इमरजेंसी सिचुएशन समझिए। प्रयागराज से 500 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में एक बड़ी रैली होने वाली थी। आईईडी अगर प्रयागराज से मूव होता तो टारगेट कौन सा शहर होता, अंदाजा लगाया जा सकता है। आतंकियों के निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे और अलीगढ़ जैसी रैली और उसके आसपास की भीड़ उनके लिए आसान निशाना बन सकती थी। स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, आप देख सकते हैं लोधी रोड स्पेशल सेल के दफ्तर में उन्हें फिलहाल एक एक करके आतंकियों को यहां से लेकर जाया जा रहा है। देखा जाए तो आतंकियों के टारगेट पर एक बड़ा ट्रायंगल था और इन 3 लोकेशन को समझिए, प्रयागराज, दिल्ली और मुंबई। आतंकी कहां पहला अटैक करेंगे, अभी इस बारे में कुछ मालूम नहीं था। प्रयागराज में आईईडी जरूर मिला था, लेकिन इनके टारगेट में कई शहर थे और एटीएस के पास वक्त बहुत कम था। यह ऑपरेशन रेस अगेंस्ट टाइम था। यूपी एटीएस 1% भी रिस्क नहीं ले सकती थी। आईईडी बरामद हुआ, उसे डिफ्यूज किया गया। इस पूरे ऑपरेशन पर अजीत डोवल ने नजर बनाई हुई थी, लेकिन वो सिर्फ प्रयागराज को ही मॉनिटर नहीं कर रहे थे। डोवल की नजर 3 राज्यों पर थी, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। स्पेशल सेल ने जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया है, आप देख सकते हैं स्पेशल सेल के दफ्तर लोधी रोड के बाहर इन सभी आतंकियों को 14 दिन की कस्टडी में दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने सौंप दिया है। ये वो खूंखार आतंकी हैं जो, अगर हम बात करें अभी त्योहारों के मद्देनजर, ये लोग दिवाली और नवरात्रि के आसपास दिल्ली और दिल्ली के आसपास यूपी में कई जगह इन लोगों के ब्लास्ट करने के मंसूबे थे। इनके पास से भारी मात्रा में जो है वो विस्फोटक बरामद हुए हैं। साथ ही 2 आतंकी जो हैं, जिसका नाम ओसामा और जिशान है, ये पाकिस्तान के कराची में ट्रेनिंग ले चुके हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन्होंने ली थी। गिरफ्तार हुए 6 आतंकियों और पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स के टारगेट पर हिंदुस्तान में क्या क्या था वो देखिए। इनके निशाने पर गणेश चतुर्थी थी, नवरात्रि थी, रामलीला थी, यानी त्योहार थे। और त्योहार का मतलब भीड़ और भीड़ का मतलब ज्यादा से ज्यादा नुकसान। महाराष्ट्र में जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी जैसे टारगेट पर थे। गणपति विसर्जन को देखकर यह खतरा बहुत बड़ा था और 19 सितंबर को मुख्य विसर्जन के पहले यह गिरफ्तारी होनी बहुत जरूरी थी।
ये आतंकवादी दिल्ली के किसी बड़े बाजार में धमाका कर सकते थे, क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों को पहले भी निशाना बनाया जा चुका है। अगर ये 6 आतंकी नहीं पकड़े जाते तो हर हमले के साथ इतनी जान लेते कि 1993 मुंबई धमाकों के बाद सबसे बड़ा हमला होता, क्योंकि सीरियल ब्लास्ट की तैयारी सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश टारगेट था, दिल्ली निशाने पर थी और पूरे महाराष्ट्र के साथ मुंबई को फिर दहलाने की कोशिश थी। लेकिन इन्हें वक्त रहते पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी सिर्फ दिल्ली और यूपी से नहीं बल्कि राजस्थान से भी हुई। एक आतंकी को कोटा में ट्रेन से पकड़ा गया। ये बेहद ही कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था और सुरक्षा एजेंसियां कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। ये आतंकी आईईडी प्लांट करना चाहते थे। इनके पास आरडीएक्स से बना आईईडी भी था, जिसे कहीं भी रखकर किसी भी वक्त ब्लास्ट किया जा सकता था। इसलिए हालात बहुत ज्यादा इमरजेंसी के थे। इन 6 के 6 आतंकियों को पकड़ने में किसका रोल था, इसे समझने के लिए ये चार्ट देखिए। इसमें दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल, यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस ने ऑपरेशन किया। इन 3 ग्रुप्स को पूरी इंफॉर्मेशन केंद्रीय एजेंसी यानी नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटरीट से मिली, जिसे अजित डोवल हेड करते हैं, और यहां रॉ, आईबी समेत तमाम खुफिया जानकारी आती है। सुरक्षा मामलों के लिए देश की प्रमुख बॉडी है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, जिसका दफ्तर दिल्ली के सरदार पटेल भवन में है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो यह 3 टियर पर काम करता है। पहला स्ट्रेटजिक पॉलिसी ग्रुप, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जिसमें रिटायर्ड अधिकारी होते हैं, और तीसरा ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी। ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिले हुए डाटा को एनालाइज करती है। उसके बाद खुफिया जानकारी को आगे बढ़ाया जाता है। एनएसए अजित डोभाल आजकल 2 मंत्र बहुत प्रमुखता से देते हैं। पहला, खुफिया जानकारी एकदम सटीक होनी चाहिए, और दूसरा, एक बार जब सटीक खुफिया जानकारी संबंधित पुलिस विभाग को मिल जाए तो उसके बाद उनका रिस्पांस टाइम बहुत तेज होना चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक अभी ये आतंकी अपने मंसूबों की फर्स्ट स्टेज में थे। सभी को अलग अलग जगह पर रेकी करने के लिए कहा गया था। किसी को दिल्ली, किसी को यूपी, किसी को मुंबई में नजर रखनी थी। उत्तर प्रदेश में इन आतंकियों में जीशान प्रयागराज में पकड़ा गया और लाला उर्फ मूलचंद रायबरेली में गिरफ्तार हुआ, जबकि जान मोहम्मद दिल्ली के रास्ते कोटा में ट्रेन से गिरफ्तार किया गया। इन सब में ओसामा और जीशान को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आतंकी जिशान और ओसामा को पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि न सिर्फ ये नौजवान थे बल्कि तेज तर्रार भी थे। अभी तक गिरफ्तार हुए सभी 6 आतंकी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए हैं। अब इनसे लगातार पूछताछ होगी और कोशिश होगी कि इनसे सभी बातें उगलवाई जाएं। इनमें पहले ओसामा इसी साल 22 अप्रैल को लखनऊ से ओमान के मस्कट गया। वहां वो इलाहाबाद के रहने वाले जीशान से मिला और फिर दोनों को मस्कट से नाव के जरिए पाकिस्तान ले जाया गया। इसके बाद पाकिस्तान के कराची शहर के पास थट्टा इलाके में उनकी ट्रेनिंग हुई। ये वही जगह है जहां पर मुंबई आतंकी हमले के दोषी अजमल कसाब को ट्रेनिंग दी गई थी। 2 आतंकी हैं, ओसामा और जिशान। ये दोनों आतंकी जो है ये पाकिस्तान में आईएसआई के जो एजेंट्स थे, जो ऑफिसर्स थे, उनके साथ ट्रेनिंग लेकर ये लोग जो है इन्होंने ट्रेनिंग ली थी 15 दिन की, और पाकिस्तान के कराची में इन्होंने जहां पर ट्रेनिंग ली थी उस जगह पर 26/11 हमले का जो आतंकी है मोहम्मद अफजल जो कसाब है वो भी उसी जगह पर ट्रेनिंग ले चुका था। ओसामा और जीशान को 15-16 लोगों के ऐसे ग्रुप में डाला गया जो कि बंगाली में बात करते थे। दरअसल इनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया और ये 2 ग्रुप थे, लेकिन जीशान और ओसामा को एक ही ग्रुप में रखा गया। इनको पाकिस्तान में जो बेसिक ट्रेनिंग दी गई उसमें बताया गया कि आईईडी को कैसे तैयार करते हैं, कैसे प्लांट किया जाता है, AK-47 राइफल कैसे चलाई जाती है, उसे कैसे खोला और फिर वापस कैसे बांधा जाता है, चाइनीज पिस्टल चलाने को लेकर भी पूरी ट्रेनिंग मिली। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेने गए दोनों आतंकियों ओसामा और जिशान को जिस फार्म हाउस में रखा गया था, उस फार्म हाउस पर आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी से जुड़े लोग पहले से मौजूद थे। पाकिस्तानी आईएसआई और आर्मी के लोगों ने अपना नाम बदला, डेजिग्नेशन बदला और सब कुछ फेक आइडेंटिटी के साथ छुपाते हुए इनसे संपर्क साधा। यहां तक कि अपनी कोई भी सटीक जानकारी इनको नहीं दी थी।
ये ट्रेनिंग 15 दिन की थी। इसके बाद ये दोनों आतंकी कराची से ओमान वापस लाए गए और फिर इनको फ्लाइट के जरिए भारत पहुंचाया गया। स्पेशल सेल के सूत्रों का कहना है कि अगले कुछ दिन इन्हें अलग अलग जगहों पर ले जाया जाएगा और पूछताछ में उनके बाकी नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। ये भी बात निकलकर सामने आई है कि न केवल पाकिस्तान की आईएसआई बल्कि पाकिस्तान के अलावा इस पूरे आतंक के मॉड्यूल में अंडरवर्ल्ड का जो डॉन है दाऊद इब्राहिम, जो खुद इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है, दाऊद इब्राहिम का भाई जो है अनीस इब्राहिम, उसकी निशानदेही पर भी ये लोग पूरे का पूरा रैकेट चला रहे थे, जिसमें अगर हम साफ तौर पे बात करें तो एक आतंकी जो समीर है वो आईएसआई का एजेंट था। वो इनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाता था और ये बताता था कि कहां कहां से जो बारूद है वो पहुंच गया है। जिशान और ओसामा ने अपनी पूछताछ में बताया कि दरअसल थट्टा के ट्रेनिंग कैंप में उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई। यहाँ पर हर कोई सादी वर्दी वाले लोगों को सलाम करता था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के लोगों को कोई भी सलाम नहीं करता था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तानी आईएसआई के सीनियर ऑफिशियल्स इस कैंप में मौजूद थे और ये पूरी ट्रेनिंग उनकी निगरानी में हो रही थी। जो आतंकी गिरफ्तार हुए हैं उनमें जीशान दुबई में अकाउंटेंट के तौर पर काम कर चुका है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो भारत आ गया था और यहाँ खजूर का कारोबार कर रहा था। वहीं इन सभी आतंकियों में जान मोहम्मद शेख, जो कोटा से गिरफ्तार किया गया, उसका अहम रोल था। वो पेशे से ड्राइवर है और 2001 में एक मारपीट के मामले में गिरफ्तार हुआ था। उसी ने रायबरेली से पकड़े गए एक और आतंकी मूलचंद और लाला से संपर्क किया। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर मुंबई के इसी धारावी इलाके में रहता था और पिछले 20 सालों से वो डी कंपनी के लिए काम करता था। पुलिस की समीर पर पिछले कई सालों से नजर थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो एक्टिव नहीं था। ये आदमी जो था, इसको पैसे की जरूरत थी, इसको कर्जे में था, इसको कर्ज था, इसके ऊपर लोन था। पहले ये एक ड्राइवर की तरह काम करता था, उसके बाद उसकी वो नौकरी छूट गई। फिर उसने एक टैक्सी ली लोन पर, उसकी किस्त नहीं भर पाया तो वो टैक्सी ले गए बैंक वाले। उसके बाद इसने फिर लोन लेके एक कोई और टू व्हीलर खरीदा। तो ही वॉज इन नीड ऑफ मनी, इसको पैसे की जरूरत थी। महाराष्ट्र एटीएस के मुताबिक जान मोहम्मद को टेरर मॉड्यूल की तरफ से पैसों का लालच दिया गया और कहा गया कि वो आतंकियों की मदद करें। जान मोहम्मद ने 9 सितंबर को दिल्ली के लिए टिकट बुक करवाया। 13 सितंबर को वो गोल्डन टेम्पल ट्रेन से दिल्ली के लिए अकेले रवाना हुआ, लेकिन उसे कोटा से गिरफ्तार कर लिया गया। देश के अंदर और विशेष रूप से मुंबई जैसी जगह आतंकवादियों का पकड़ा जाना ये खतरे की घंटी है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और ऐसे जो लोग घुसे हुए हैं आतंकवादी बनकर कहीं कहीं बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम ऐसी घटना नहीं होने देना चाहते। केंद्र सरकार की जो आदेश है, आईबी की जो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो आईबी के इन्फॉर्मेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। कभी कभी आईबी की इन्फॉर्मेशन स्टेट के साथ शेयर की जाती है, कभी कभी उसको शेयर नहीं किया जाता। अभी दिल्ली के पुलिस अगर उसमें अभी भी उनके घर में इंट्रोगेशन करते होंगे तो उसमें गलत कुछ नहीं है। अब महाराष्ट्र एटीएस भी इस जांच में शामिल होकर जान मोहम्मद से पूछताछ करेगी और इसके लिए महाराष्ट्र एटीएस की टीम दिल्ली में रहेगी। बताया जा रहा है कि जान मोहम्मद शेख ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल का पूरा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी जान मोहम्मद अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के लगातार डायरेक्ट संपर्क में था। अनीस से बात करने के लिए वो व्हाट्सएप कॉलिंग का सहारा लिया करता था और अनीस इब्राहिम के कहने पर ही वो बाकी के आतंकियों की मदद के लिए तैयार हुआ था। अब जान मोहम्मद के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। साइबर सेल उसके फोन से वो तमाम डेटा रिट्रीव करेगा ताकि उसके बाकी लिंक के बारे में पता लगाया जा सके। यूपी से लेकर दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं, पंजाब में स्मगलिंग के जरिए लाए गए हथियारों तक इनकी पहुंच की जांच हो रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इनकी नेटवर्किंग कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से हो सकती है। इस वक्त कश्मीर में सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है और वहां तलाश 4 आतंकवादियों की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक श्रीनगर और आसपास इस वक्त 4 मिलिटेंट्स एक्टिव है और या तो इन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर उनकी लोकेशन मिलने पर इनका एनकाउंटर किया जाएगा। पुलिस को शक है कि इन्हीं में से एक मिलिटेंट सब इंस्पेक्टर
अरशद अशरफ की हत्या में भी शामिल है। 12 सितंबर को श्रीनगर के खानयार इलाके में जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर अरशद अहमद की दिन दहाड़े बाजार के बीच गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसलिए पाकिस्तान एंगल को समझा जाए तो भारत में कई तरह से साजिश रची जा रही है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई दोनों मिलकर यह प्लान कर रही है कि भारत में अपने जासूसों का नेटवर्क तैयार करे और उससे भारत को नुकसान पहुंचा सके। और इसका जीता जागता सबूत है ओडिशा से लेकर राजस्थान तक जो जासूस पाकिस्तानी आईएसआई ने ट्रैप कर बनाए, दरअसल ये उनके जरिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, मिलिट्री इंटेलिजेंस और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी भनक लग गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी है पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के लिए, क्योंकि उनके हर एक मंसूबों को नाकामयाब करने के लिए यहां पर सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से तैयार है। मामला बहुत गंभीर है क्योंकि ये डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। ओडिशा पुलिस ने डीआरडीओ की चांदीपुर मिसाइल टेस्टिंग रेंज पर काम करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को सूचना पहुंचा रहे थे। वहीं जयपुर में पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले एक कर्मचारी भरत गोदारा को भी गिरफ्तार किया गया। ये सेना से जुड़े हुए तमाम अहम दस्तावेज आईएसआई को भेजता था और बदले में इसे मोटी रकम दी जाती थी। भरत गोदारा पाकिस्तान के आईएसआई का एक एजेंट बन चुका था और पिछले 6 महीनों से वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। इसलिए देखा जाए तो पाकिस्तान हर फ्रंट पर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो भारत के लोगों को ही भारत के खिलाफ उकसा रहा है, उन्हें ट्रेनिंग देकर भारत पर हमले की साजिश रच रहा है। तालिबान का सबसे बड़ा झूठ एक्सपोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर के गायब होने के बारे में ठोस खबरें आने लगी हैं। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी भी अब कहने लगी है कि मुल्ला बरादर अगर मरा नहीं है तो जख्मी जरूर है और वो काबुल में नहीं है। तालिबान के पुराने हेडक्वार्टर कंदहार में है, अस्पताल के बेड पर है। सोचिए, अफगानिस्तान में ऐसी सरकार बनी है जिसके मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आपस में भिड़ गए, प्रेसिडेंशियल पैलेस में गोलियां चल गई। इस मामले की एबीसीडी समझाने के लिए हमने तालिबान की पूरी फाइल खंगालकर यह रिपोर्ट तैयार की। फांसी दी और गोली भी मारी। महिलाओं की सरेआम पिटाई। हजारा समुदाय के मर्दों का कत्ल। अफगान आर्मी के सैनिकों की हत्या। हजारों लोगों को किया घर से बेदखल। विरोधियों का चुन चुन कर कत्ल। तालिबान राज के 1 महीने के अंदर अफगानिस्तान ने हर वो मंजर देख लिया जो उसने 20 साल पहले इन इस्लामिक दहशतगर्दों की हुकूमत के दौर में देखा था। आज मुल्क में खाना जंगी या सिविल वॉर के हालात हैं। आधी से ज्यादा अफगान आबादी भूख से बेहाल है और सबसे बड़ी बात यह कि खुद तालिबान की हुकूमत दो फाड़ हो गई है। ऐसी खबरों पर पक्की मोहर लग चुकी है कि हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर गुट के बीच जंग छिड़ गई है। खलीलुर रहमान हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच लड़ाई इतनी बढ़ी कि दोनों के समर्थक भिड़ गए। इस झगड़े में मुल्ला बरादर घायल हो गया और उसे इलाज के लिए तालिबान के हेडक्वार्टर कंदहार ले जाया गया, जहां पाकिस्तान की सरपरस्ती में मुल्ला बरादर का इलाज चल रहा है और किसी को भी उससे मिलने की इजाजत नहीं है। तालिबान के 2 बड़े लीडर्स में लड़ाई का नतीजा यह हुआ कि ग्राउंड पर तालिबान आतंकी बेलगाम हो गए। आर्थिक चुनौती के बाद अंदरूनी झगड़े ने तालिबान हुकूमत को हिला दिया है। तालिबान के पास पैसे की इतनी किल्लत है कि वो अपने लड़ाकों को सैलरी भी नहीं दे पा रहा। इसी वजह से ग्राउंड पर तैनात तालिबान लड़ाके अपने लीडर्स का फरमान तक नहीं मान रहे। मार पिटाई के बाद
उनको कहा कि तुम तो फिर भी खुशकिस्मत हो, नहीं तो हम तो तुम्हारा सर कलम करते थे। अच्छा, अब यहां पर अगेन इस पर हमारी काफी बातें हुई हैं कि एक तो है लीडरशिप और लीडरशिप के बयानात, ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कहना कि जी आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बड़ा आसान काम होता है, हम सब जानते हैं। एक्चुअली उस चीज को फिर इंप्लीमेंट करना एक और गेम होती है। तो अगर हम बेनिफिट ऑफ द डाउट दें अगर, तो हम कह सकते हैं कि यार नहीं, ये लोकल लेवल पर फाइटर्स ने किया है, लेकिन अगर लोकल लेवल का टॉप लेवल पर कंट्रोल नहीं है तो इसका क्या है? तो ये ज्यादा खतरनाक बात है। और अगर कंट्रोल है तो इसका मतलब है कि आपने ऑर्डर किया था। चौतरफा मुश्किलों से घिरे तालिबान को मुसीबत से निकलने का कोई और तरीका नहीं सूझा तो उसने अपने इस्लामिक दहशतगर्दों को जनता पर जुल्म ढाने की पूरी छूट दे दी। निशाने पर हैं मजलूम अफगान। महिलाएं घर और बुर्के की कैदी बना दी गई। दुश्मनों को मौत की सजा दी जा रही है। विरोधियों का चुन चुन कर कत्ल हो रहा है और तालिबान के साथ न खड़े होने वालों को घर से बेघर किया जा रहा है। अपने गढ़ कंधार में तालिबान ने हजारों लोगों को घर छोड़ देने का फरमान सुना दिया है। तालिबान ने बेवा महिलाओं तक को नहीं बख्शा। काबुल पहुंचने के बाद से दुनिया को मीठी मीठी बातों से वरगलाने वाले तालिबान खुलकर असली रंगत में आ गए। उनका बर्बर और कट्टरपंथी चेहरा हर रोज नुमाया हो रहा है। ये तस्वीरें तालिबान का हेडक्वार्टर कहे जाने वाले कंधार शहर की हैं। तालिबान ने अपने दहशतगर्दों को आबाद कराने के लिए कंधार के हजारों बाशिंदों को घर से निकल जाने का फरमान सुना दिया है। अब बेघर हुए लोग तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों से जाहिर है कि बेघर हुए लोगों पर तालिबान किस तरह से जुल्म ढा रहे हैं। तालिबानी फरमान की जद में वो महिलाएं आ गई हैं जिनके शौहर जंग में मारे गए और जिन्हें अफगान सरकार ने रहने का ठिकाना दिया था। मगर अब तालिबान का राज है और दहशतगर्दी के आलिमों की नजर में महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं। They don't want me because I'm a girl. I don't have the right to come out of my home without a male. Why? Because this is the inequality. I don't have the same right as a boy. I'm nothing for them. That in such kind of situations they are not responding us. They are not responding us. They are not hearing us. It's a waste of my work experience, all those years, waste of efforts, waste of struggle, waste of everything actually right now. I even carry some kind of hate in my heart for them. وما زیاد میترسم ما تو فکر میکنم در این مورد بر ما بسیار وحشتناک است. तालिबान के जुल्म की जद में सिर्फ महिलाएं नहीं, वो लोग भी हैं जिन्होंने तालिबान का विरोध किया था। इंटरनेशनल मीडिया लगातार रिपोर्ट कर रहा है कि मुल्क पर कंप्लीट कंट्रोल के बाद तालिबान के लड़ाके हजारा शिया समुदाय के मर्दों, अफगान आर्मी के सैनिकों, अफगान पुलिस के सिपाहियों और अपने सियासी विरोधियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। काबुल का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि तालिबान ने जो वादे किए वो उन सब से मुकर चुका है। हालांकि उनकी जुबान पर जुमले तो अब भी वही हैं। तालिबान के वित्त मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वही बातें फिर दोहरा दी जो पहले कही थी, इंटरनेशनल मदद और रिकॉग्निशन की दरकार। खबर कड़ी दा अफगानिस्तान खावर में हिचा पर जिद न कारवल की मंगल नड़ीवालों सर मुस्बत आड़ी के गाड़ू द्वारखिज आड़ी के गाड़ू ही आड़ी के गाड़ू लदुइन महमदा तकाजादा से अफगानान बांधी दी मजीद पिशार न रावली द पिशार पॉलिसी शल काल नतीजे न दूर करे लदे बाद हमने से उर कवाले। तालिबान की जुबान पर अमन और हाथों में गन क्यों है, उसकी वजह समझनी इतनी मुश्किल भी नहीं। तालिबान अफगान अवाम को दबा कर रखना चाहता है क्योंकि वो चौतरफा मुश्किलों का हमला झेल रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर यह है
कि तालिबान हुकूमत के भीतर बगावत का विस्फोट हो गया है। मुल्ला बरादर और अब्बास इस्तानिकज़ई ने बागी तेवर अपना लिए हैं। तालिबान की अंतरिम सरकार दो गुटों में बंट गई है। एक तरफ है हक्कानी नेटवर्क और दूसरी तरफ मुल्ला बरादर की अगुवाई वाला गुट। खबर है कि नई हुकूमत से नाखुश होकर मुल्ला बरादर काबुल से कंदहार चला गया है। तालिबान का अमीर उल मोमिनीन यानी सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह खुंदजादा भी वहीं पर है। तालिबान हुकूमत में दो फाड़ होने की बात इस तस्वीर से साफ हो गई। ये वीडियो 11 सितंबर का है, जब कतर के विदेश मंत्री काबुल पहुंचे थे। तालिबान का वजीर आजम मुल्ला हसन अखुंद अपनी पूरी कैबिनेट के साथ कतर के विदेश मंत्री से मिला, मगर इस मीटिंग से दो चेहरे नदारद थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इस्तानिकज़ई। जिस दिन से आईएसआई चीफ आया उस दिन से और शुरू हो गई है, क्योंकि इट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर के ऊपर क्लैश है। और मुल्ला बरादर जो मेन थे, वो लीडर थे जो अमेरिकन के साथ पीस टॉक कर रहे थे, और अब ये हक्कानी का जो है वो पूरा मार्जिनलाइज करना चाहते हैं तालिबान को, और इसलिए मार्जिनलाइज करते हैं क्योंकि हक्कानी इज टोटली कंट्रोल्ड बाय पाक आईएसआई। तालिबान भी कंट्रोल्ड है, बट तालिबान क्या है कि उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर हो गया। पीस टॉक्स में कतार में बैठे थे तो उनको थोड़ी डिप्लोमेसी और दुनिया भर का आइडिया हो गया है। लेकिन जहां तक ये इनका सवाल है पाकिस्तान आईएसआई का और हक्कानी तो बिल्कुल क्लियर है, वो मॉडरेट तालिबान को एलिमिनेट करना चाहते हैं। और आपको मैं आज बता देता हूं, ये 6 महीने से पहले ज्यादा ये चलेंगे नहीं, इनकी आपस में लड़ाई होती रहेगी और ये इनका एंड स्टेट यही रहेगा। हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच टकराव का पहला सबूत तो 11 सितंबर की इस तस्वीर से ही मिल गया, जिसमें हक्कानी नेटवर्क के चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी का भाई अनस हक्कानी भी मीटिंग में मौजूद था, जबकि अनस हक्कानी मंत्री तक नहीं है। लेकिन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर नहीं था। इस मीटिंग से बरादर के गायब होने का राज एक और मीटिंग में छुपा है, जो 3 हफ्ते पहले काबुल में हुई थी। काबुल में मुल्ला बरादर और सीआईए चीफ की मीटिंग के 8 दिन बाद दोहा में एक और मीटिंग हुई। दोहा में मुल्ला बरादर का नायब इस्तानिकज़ई भारतीय राजदूत से मिला। इन दो मुलाकातों का नतीजा यह हुआ कि 7 सितंबर को जब तालिबान की नई हुकूमत का ऐलान हुआ, तो मुल्ला बरादर जो प्राइम मिनिस्टर बनने की रेस में सबसे आगे था, और शेर अब्बास इस्तानिकज़ई जो फॉरेन मिनिस्टर का फ्रंट रनर था, दोनों डिप्टी में तब्दील हो गए, डिप्टी पीएम और डिप्टी एफएम। इस ऐलान के बाद से ही मुल्ला बरादर सीन से नदारद हो गया। तालिबान के अंदर भी ग्रुप्स हैं, एक काबुल ग्रुप है, कंदाहारी ग्रुप है, एक मुल्ला उमर ग्रुप है, एक दूसरे ग्रुप्स हैं। फिर जो हक्कानी नेटवर्क के जो अपने कनेक्शंस हैं और तल्लुकात हैं, उनकी भी बहुत बड़े स्टेक्स हैं। सो मैं समझता हूँ तालिबान के अंदर भी बड़े इश्यूज हैं। ये मुमकिन नहीं है कि तालिबान जैसी आइडियोलॉजिकल फोर्स ऐसी इंक्लूसिव हुकूमत बनाए जो कि ट्रूली इंक्लूसिव हो, क्योंकि ट्रूली इंक्लूसिव हुकूमत में पावर शेयरिंग करनी पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोर इश्यूज के ऊपर तालिबान कोई पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार है। लेटेस्ट न्यूज ये है कि तालिबान की हुकूमत के ऐलान के बाद हक्कानी नेटवर्क के मंत्री खलीलुर रहमान हक्कानी और मुल्ला बरादर के बीच प्रेसिडेंशियल पैलेस में झगड़ा हुआ। मुल्ला बरादर खुद को साइडलाइन किए जाने से खफा है। उसकी नाराजगी इस बात पर भी है कि तालिबान पर हक्कानी नेटवर्क हावी हो गया है। खलील हक्कानी से झगड़ा होने के बाद मुल्ला बरादर ने काबुल छोड़ दिया और वो तालिबान के ओरिजिनल हेडक्वार्टर कंधार चला गया। आप गौर कीजिए कि मुल्ला बरादर, जिन्होंने अमेरिका के साथ समझौते पर दस्तखत किए थे और जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो तालिबान का चेहरा है, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बने। मुल्ला बरादर अब उप प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मिलना उनके खिलाफ गया। शायद उस वजह से लोगों ने कहा कि इसको जरा किनारे लगाओ, साइड पे लगाओ। जिन चेहरों को आगे करके तालिबान खुद को बदला हुआ बता रहे थे, उन्हें हुकूमत बनते ही दरकिनार कर दिया गया। सरकार बनी तो वो तथाकथित मॉडरेट चेहरे भी पसे मंजर हो गए।
तालिबान का अमीर उल मोमिनीन मुल्ला हैबतुल्लाह खुंदजादा तो अब तक सामने नहीं आया। अब बरादर भी सीन से नदारद है। तालिबान के सोशल मीडिया हैंडल पर छाए हुए हैं तो बस हार्डलाइनर सुसाइड बॉम्बर हक्कानी। अब खबर पक्की हो चुकी है कि तालिबान हुकूमत दोफाड़ हो चुकी है। एक तरफ है मुल्ला बरादर और उसके समर्थक, तो दूसरी तरफ है हक्कानी नेटवर्क। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की ओरिजिनल लीडरशिप के बीच की यह जंग बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, जब अफगानिस्तान में मुजाहिदीन सोवियत संघ की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे। उस वक्त मुजाहिदीन का सबसे बड़ा लीडर था गुलबुद्दीन हिकमतयार। उसके खिलाफ जलालुद्दीन हक्कानी, मुल्ला उमर और उसके साथियों ने मिलकर एक मोर्चा बनाया था जिसका नाम था हिज़्ब इस्लामी यूनिस खालिस ग्रुप। जलालुद्दीन हक्कानी उसी आतंकवादी नेटवर्क का हेड था जिसका चीफ आज उसका बेटा और अफगानिस्तान का नया होम मिनिस्टर सिराजुद्दीन हक्कानी है। हक्कानी नेटवर्क को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए खड़ा किया था, लेकिन अलकायदा से नजदीकी के चलते अमेरिका ने हक्कानी नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया। अब पाकिस्तान की बदनाम एजेंसी ISI हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करती है। जाहिर है तालिबान के बीच रहकर भी वो अफगान तालिबान के ओरिजिनल लीडर से अलग है। अब कंधारी ग्रुप जो है, जो कोर ग्रुप है, जिसमें कंधारी ग्रुप ही तालिबान का असली कोर ग्रुप है। जो मुल्ला उमर और उनके दूसरे दोस्त थे, उन्होंने 1994-1995 में शुरू किया था तालिबान आंदोलन को। जाहिर है वो कंट्रोल रखना चाहते हैं। उनका मुख्य गुट अभी भी वही है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि तालिबान के कोर ग्रुप को सबसे ज्यादा हक्कानी के साथ तालमेल बनाने की जरूरत है, क्योंकि हक्कानी पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के फाटा इलाके में सक्रिय रहे हैं, खास तौर पर उत्तरी वजीरिस्तान। हालांकि एक जमाने में कंधार गुट और हक्कानी गुट एक ही ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे, जिसका नाम था हिज़्ब इस्लामी यूनिस खालिस ग्रुप, जो गुलबुद्दीन हिकमतयार के मुकाबले खड़ा था जब सोवियत संघ से लड़ाई चल रही थी। गुलबुद्दीन हिकमतयार का जब सोवियट्स के खिलाफ जंग हो रही थी। ओरिजिनल तालिबान यानी मुल्ला उमर और मुल्ला बरादर वाली लीडरशिप कंधार और बलोचिस्तान से लगने वाली सीमा पर एक्टिव थी, तो हक्कानी नेटवर्क दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान इलाके में सक्रिय था। इस बार तालिबान की जीत में हक्कानी नेटवर्क ने बड़ा रोल निभाया है। वो पिछले कई साल से काबुल में सुसाइड बॉम्ब हमले करते रहे थे, इसलिए उन्होंने हुकूमत का एक बड़ा हिस्सा और अहम मंत्रालय अपने पास रख लिए। दुनिया के सामने तालिबान का मॉडरेट चेहरा पेश करने वाला बरादर और स्थानिक जई किनारे लगा दिए गए। तालिबान के इसी भीतरी झगड़े को सुलझाने के लिए ISI चीफ फैज हमीद भी काबुल गया था। के निकले उधर से ही हैं, लेकिन ये हालांकि सारे गुट निकले एक ही जगह से हैं, लेकिन ये अलग अलग कबीलों से जुड़े हुए हैं। और उससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि एक दक्षिणी इलाके का गुट है जो कंधारी गुट है, और एक पूर्वी इलाके का गुट है जो पत्तिया और खोस्त, और इस तरह के इलाकों में हक्कानी सक्रिय हैं। सच तो यह है कि 1996 में जब कंधारी गुट को काबुल पर जीत मिली थी तो इसमें बहुत बड़ा रोल हक्कानी का रहा था, लेकिन ये दोनों का पुराना झगड़ा है जो पहले मायने नहीं रखता था। अब सरकार बन गई है तो झगड़े उभर आए हैं। पहले तो इसका कोई मतलब था नहीं, सारे ही लड़ रहे थे, सबको जरूरत के मुताबिक पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब सरकार बन गई है तो सरकार में किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी, ये सवाल उठा है। उसका किस तरीके से आप उसको स्लाइस करेंगे। ताजा खबरें ये बता रही हैं कि तालिबान के भीतर ऑल इज नॉट वेल। हक्कानी नेटवर्क के जरिए तालिबान को कंट्रोल करने का ISI का मिशन नाकाम साबित हुआ। इसीलिए अब ISI ने मुल्ला बरादर को अपने कंट्रोल में ले लिया है। उसका ऑडियो मैसेज जारी करके ये जताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये खबरें बताती हैं कि आने वाले वक्त तालिबान का अंदरूनी संघर्ष और बढ़ने वाला है। कल 1:30 बजे ऐसा क्या होगा जिसको लेकर गुजरात में बड़े बड़े नेता बड़े परेशान हैं, बताएंगे आपको बस 4 मिनट में। हाय,
आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।